नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ हूँ भारतीय दर्शन के ऊपर एक और चर्चा को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज की जो हमारी चर्चा है वो चार्वाक दर्शन पे है या चार्वाक फिलॉसफी पे है। तो चार्वाक दर्शन के बारे में हम कुछ बात करें। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप आपने अगर पिछला वाला लेक्चर देखा हो तो आप उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, या आप कुछ अपना फीडबैक वगैरह डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। बाकी चारवाक फिलॉसफी, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये एक हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी मतलब ये बाकी आस्तिक दर्शनों की तरह वेदों की सत्ता में भरोसा नहीं प्रकट करती है। फिर दूसरी बात जो जानने वाली है चारवाक दर्शन के बारे में, वो है कि इसके जो प्रणेता थे या ये जो इसके फाउंडर थे वो थे ईश्वरों के या भगवानों के जो गुरु थे, वो बृहस्पति, वो इसके चारवाक दर्शन के फाउंडर थे। और उन्होंने एक तरीके से जो फोक मिथ है उसमें कहा जाता है कि उन्होंने ये फिलॉसफी इसलिए बनाई ताकि जो असुर हैं वो तपस से दूर रहें, वो हमेशा काम लिप्त रहें, काम को भोगने के और अपनी वासनाओं को तृप्त करने के पीछे ही बिजी रहें, व्यस्त रहें। इसलिए बृहस्पति ने ये मिसगाइड करने के लिए असुरों को ये एक स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसे हम चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन भी कहते हैं, वो हमें दिया। अब इस दर्शन का जो हमें वर्णन है वो हमें महाभारत में मिलता है, वो हमें रामायण में मिलता है, और मनु ने भी इसका दर्शन किया है, इस दर्शन का जिक्र किया है। फिर इसके बाद माधवाचार्य ने भी इनका जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि ये जो चारवाक हैं ये दरअसल चारु वाक वाले हैं, मतलब मीठा बोलने वाले। फिर किसी भी इंडियन फिलोसफी के स्टूडेंट को ये पता होगा कि जो चार्वाक दर्शन है वो वेदों की सत्ता को नहीं मानते या वेदों में कही हुई बातों को नहीं मानते, और साथ ही वे आत्मा को आगंतुक धर्म मानते हैं, आवश्यक धर्म नहीं मानते शरीर का। ठीक है। तो इस सेंस में जो चार्वाक फिलॉसफी की आत्मा को लेकर के या जो सेल्फ का कंसेप्शन है उसको लेकर के अगर हम देखें, तो उनकी थिंकिंग आज के मॉडर्न न्यूरो साइंटिफिक थिंकर्स जो हैं या न्यूरो साइंस के जो साइंसदान हैं, या फिर जो मटीरियलिस्टिक एक तरीके से या जो एवोल्यूशनरी फिलॉसफी में मानते हैं, एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल में मानते हैं, डार्विन के एवोल्यूशन को मानते हैं, उन विचारों के समकक्ष चार्वाक दर्शन को आप देख सकते हैं। फिर एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा पे क्या विचार है चारवाक के? तो ज्ञान मीमांसा पे चारवाक दर्शन वाले कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, क्योंकि बाकी जो प्रमाण हैं वो आपके प्रत्यक्ष के अलावा जो बाकी प्रमाण हैं वो उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो सर्टेनिटी है वो डाउटफुल है। परसेप्शन की सर्टेनिटी डाउटफुल नहीं है, और इसलिए वो एकमात्र प्रमाण है। बाकी प्रमाण जैसे कि शब्द, अनुमान, उपमान, इन सब की जो सर्टेनिटी है, इन सब प्रमाणों की किसी बात को प्रमाणित करने की जो निश्चितता है वो केवल प्रत्यक्ष में ही 100% है। बाकी प्रमाणों में आप सर्टेन हो पाए ऐसा नहीं है। फिर इन्हें एक आकस्मिकवाद स्कूल का भी कहा गया है, जो है शंकरानंद के द्वारा एक्सीडेंटल स्कूल भी कहा गया, एक्सीडेंटल स्कूल ऑफ फिलोसफी भी कहा गया है। फिर इनकी जो मेटाफिजिक्स है कि केवल चार प्रिंसिपल्स हैं, जो जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, और केवल आप सिर्फ कोई ईश्वर नहीं है। तो ये सब इनके जो मेटाफिजिक्स है जो है, ये इनकी ज्ञान मीमांसा से मेल खाती है। और इस प्रकार वे, क्योंकि जिस चीज को आप परसीव नहीं कर सकते वो है नहीं, इसलिए किसी भी प्रकार का सुपर नेचुरल या ट्रांसेंडेंटल एक्सप्लेनेशन वो इन्हें नागवारा है। वो कहते हैं कि चीजों का
अपना स्वभाव होता है, इसलिए वो जैसी आपको दिखती हैं, वो वैसी आपको दिखती हैं और इसलिए इन्हें स्वभाववादिक भी कहा गया है। फिर ये कॉज़ेशन को डिनाई करती हैं, कहती हैं कि कॉज़ और इफ़ेक्ट जो रिलेटेड है, जो प्रिंसिपल इसको प्रणीत करता है, वो कॉज़ेशन का प्रिंसिपल है। कॉज़ेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि कॉज़, इफ़ेक्ट ये रिलेटेड है। इस सेंस में कि अगर कॉज़ आप देखते हैं, तो आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और कॉज़ प्रीसीड करेगा इफ़ेक्ट को। लेकिन इस बात को वे नहीं मानते, इस बात को वो खारिज करते हैं और कहते हैं कि आप इफेक्ट्स जो है वो डिराइव नहीं कर सकते कॉजेस से। ठीक है। फिर इसके बाद जो एपिस्टेमोलॉजी में चार्वाक दर्शन वाले वो यूनिवर्सलिज्म को रिजेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सल्स जैसी कोई चीज जैसे कि वाइटनेस, ब्लैकनेस या कोई रिलेशन किसी पर अब दो पर्टिकुलर्स के बीच में वो भी यूनिवर्सल्स होते हैं। तो यूनिवर्सल्स की सत्ता को ये एक सिरे से खारिज कहते हैं और खारिज करने का जो बेसिस है वो एपिस्टेमोलॉजिकल है और एपिस्टेमोलॉजी के इस प्रिंसिपल से आया है कि सिर्फ परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स ही सर्टेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज है। और क्योंकि आप यूनिवर्सल्स को परसीव नहीं कर सकते, इसलिए जो यूनिवर्सल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। फिर इन्होंने छह इंद्रियों को माना है, जिसमें आपके पांच फिजिकल सेंसेस हैं और बाकी माइंड भी एक सेंस ऑर्गन है। बाह्य प्रत्यक्ष जो होता है या जो एक्सटर्नल परसेप्शन होता है वो इंद्रियों द्वारा आता है और जो इंटरनल परसेप्शन आता है वो माइंड को इन्वॉल्व करता है, लेकिन डाउटफुल है और नॉन अथॉरिटेटिव है। बाह्य प्रत्यक्ष पांच भूतेंद्रियों से आता है और जो आंतरिक प्रत्यक्ष है वो मन से आता है, जो कि एक सेंस ऑर्गन है। लेकिन मानसिक अंतर प्रत्यक्ष जो है वो डाउटफुल है, उस पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लें कि अगर आप किसी बिहेवियर ऑल्टरिंग ड्रग के इन्फ्लुएंस में हैं, तो आपका जो सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ रियलिटी है वो बदला हुआ होगा, वो भिन्न होगा और कई बार उस कारण से आप जो इंटरनली परसीव कर रहे हैं या जो इंटरनली आप एक स्टोरी बना रहे हैं, वो स्टोरी ट्रस्टवर्दी नहीं होगी, अथॉरिटेटिव नहीं होगी, वो डाउटफुल होगी। इनके हिसाब से जो आप सत्ता देख पा रहे हैं, जो परसेप्टिबल वर्ल्ड है, वही एकमात्र रियलिटी है और जो परसीव नहीं किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस प्रकार से नई चारवाक जो हैं वो नेव रियलिज्म को मानते हैं। नेव रियलिज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट चेंज मीनिंग, कि ऑब्जेक्ट्स आपके प्रत्यक्ष से परे एग्जिस्ट करते हैं, से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। और फिर ये एम्पिरिसिज्म भी मानते हैं। एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि जो फिनोमिनल वर्ल्ड है वही एकमात्र सत्य है, वही रियल है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि अलग-अलग जो सेंस मोडालिटीज हैं वो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को परसीव करती हैं। आपकी जो जीभ है, वो जीभ के लिए जो सेंसरी ऑब्जेक्ट जो है वो टेस्ट है। आपके हाथों के लिए वो सेंसरी ऑब्जेक्ट टच है, उसका ऑब्जेक्ट जो है कोई वस्तु होगी, फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपकी जो अलग-अलग सेंस मोडालिटीज हैं, वो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स परसीव करती हैं। फिर इसके बाद इन्फेरेंस को ये रिजेक्ट करते हैं और इन्फेरेंस को रिजेक्ट करने के लिए ये कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं, जो कि हम आगे यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे। किसी भी इन्फेरेंस में जो सत्यता है या जो मिथ्यापन है किसी प्रेमिस का, मिथ्यापन है किसी ऑब्जेक्ट का, वो प्रेमिसेस पे डिपेंड कर रहा है और कंक्लूजन रिलाई ऑन प्रायर प्रपोजिशंस। कह रहे हैं कि जो आप इन्फर करते हैं उसमें दो प्रेमाइजेस होंगे, एक कंक्लूजन होगा। और क्योंकि प्रेमाइज
से कंक्लूजन जो निकल रहा है वो कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो उन प्रेमाइजेस पे डिपेंड करता है। और इस प्रकार से जो आपका कंक्लूजन है वो उसी नॉलेज को रीटरेट कर रहा है जो कि आपके प्रेमिसेस में दी हुई है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, जो प्रेमिसेस हैं वो उनमें कंक्लूजन की जो बात है वो ऑलरेडी दी हुई है, और अगर प्रेमिस एक भी फॉल्स हुआ तो आपका पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, आपका जो कंक्लूजन है पूरा वो फॉल्स हो जाएगा। और जो अगर ट्रू है प्रेमिसेस आपकी, तो आपका जो कंक्लूजन है वो भी फॉल्स होगा। और इस सेंस में जो कंक्लूजन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्रेमिसेस में पहले से ही एम्बेडेड है। नॉलेज आपकी लिमिटेड है, आप हर चीज के बारे में नहीं जानते। आपके जो पर्टिकुलर प्रेमिसेस हैं उन सारे पर्टिकुलर प्रेमिसेस को आप एक्वेंटेंस के थ्रू नहीं जान सकते, और इसलिए आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। और इस सेंस में कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए एक खुला मंच छूट जाता है। आपने हो सकता है किसी काले हंस को ना देखा हो, लेकिन क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, इसलिए आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने सिर्फ सफेद हंसों को देखा है, इसलिए शायद दुनिया में सारे सफेद जो होते हैं, जो सारे हंस होते हैं वो सफेद होते हैं, ऐसा आप नहीं क्लेम कर सकते। हो सकता है कि कोई आपको सफेद या काले रंग की गाय के बजाय आपको किसी पर्पल कलर की काऊ दिख जाए। तो इस सेंस में वो कहते हैं कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज से, जिनको आप प्रेमिसेस के रूप में ढालते हैं, उनके बेसिस पे आप आर्ग्यू अगर कर रहे हैं तो आप डाउटफुल एक आर्गुमेंट खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपने सारे इंस्टेंसेस को तो देखा ही नहीं। फिर इसके बाद ये व्याप्ति की अवधारणा पे आते हैं और कहते हैं कि व्याप्ति जो है वो एक फॉल्स प्रिंसिपल है, वो एक गलत प्रिंसिपल है। व्याप्ति का मतलब होता है यूनिवर्सल इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, दो चीजों का एक साथ आना, ये व्याप्ति है। हमेशा एक साथ यूनिवर्सल तौर पे किसी दो चीजों का एक साथ देखे जाना, ये व्याप्ति है। तो व्याप्ति के सिद्धांत को चार्वाक खारिज कर देते हैं। अब व्याप्ति का क्या सिद्धांत है? व्याप्ति का सिद्धांत ये है कि व्याप्ति इज यूनिवर्सल इनवेरिएबल अनकंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन लिंग एंड साध्य। इन एन आर्गुमेंट मेजर टर्म इज कॉल्ड साध्य एंड इट इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। व्याप्ति लिंग और साध्य के बीच में संबंध को स्थापित करता है, या उस संबंध को ही हम व्याप्ति कहते हैं। अब साध्य किसे कहते हैं मॉडर्न लॉजिकल टर्म्स में? साध्य जो होता है वो मेजर टर्म होता है और वो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन में। एक बार मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं, साध्य किसी भी आर्गुमेंट में मेजर टर्म होता है, और वो मेजर टर्म कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में प्रेडिकेट होता है। जो मिडिल टर्म होता है आर्गुमेंट का उसे हम लिंग कहते हैं, और ये कंक्लूजन में आता नहीं। माइनर टर्म वो होता है जो कि मेजर और माइनर, माइनर टर्म जो होता है वो उसे हम पक्ष बोलते हैं, और ये सब्जेक्ट के तौर पे आता है कंक्लूजन के। ठीक है, तो व्याप्ति को खारिज करते हैं चार्वाक। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो मिडिल टर्म है मस्ट ऑलवेज अकम्पनी द मेजर टर्म। किसी भी व्याप्ति को साबित करने के लिए जो मिडिल टर्म है आर्गुमेंट में, वो हमेशा मेजर टर्म के साथ देखा जाना चाहिए या देखा जाता है। फिर इसके बाद चार्वाक कहते हैं इन्फेरेंस इसलिए भी वैलिड नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम इस बात को कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म हमेशा साथ आ रहे हैं, हम इस बात को हर बार सत्यापित नहीं कर सकते।
फिर इसके बाद अ, अ, एक तो वो अनुमान को रिजेक्ट करते हैं, और अनुमान या इन्फेरेंस को रिजेक्ट करने के साथ साथ वो अनुमान के सारे प्रकार, फॉर्म्स को भी रिजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा हम मेजर टर्म, मिडिल टर्म, इन सब चीजों को समझने के लिए एक न्याय इन्फेरेंस ले लेते हैं, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे। एक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर आप अपने सामने देख सकते हैं, और वो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ये है कि द हिल इज फियरी, पर्वत है वो वहनीमान है, क्योंकि वहां पे धूम्र है या स्मोक है। हमने ये पास्ट में देखा है कि जहां जहां स्मोक होता है वहां वहां फायर होता है। स्मोक जो है वो आपका मिडिल टर्म है, और जो फायर है वो मेजर टर्म है। फिर से आपको दोहरा देता हूं, स्मोक जो है वो मिडिल टर्म है, और फायर जो है वो मेजर टर्म है। इसी बात को रेफ्यूट करते हुए, इसी बात पे प्रश्न उठाते हुए चार्वाकों ने कहा था कि हमेशा जो मिडिल टर्म है और मेजर टर्म है वो हमेशा एक दूसरे को अकंपनी करते हैं, लेकिन ऐसा प्रूव नहीं किया जा सकता चार्वाकों, ये बाकी दर्शनों के द्वारा। इसलिए चार्वाक इस इन्फेरेंस को एज अ डिस्टिंक्ट प्रमाण रिफ्यूट करते हैं। फिर इसके बाद अगर हिल स्मोकी है जो आप देख रहे हैं, तो हिल में आग भी होगी, हिल विल बी फियरी। फायर यहाँ पे मेजर टर्म है, स्मोक मिडिल टर्म है, और जो हिल है वो माइनर टर्म है। हिल वो टर्म है जहां पे स्मोक का अधिष्ठान है, परसेप्टिबल स्मोक का। फायर आप इन्फर कर रहे हैं। अब इसके बाद वो कॉजेशन पे भी सवाल उठाते हैं, और वो कहते हैं चार्वाक दर्शन को मानने वाले, वो कहते हैं कि जो कॉजेशन है वो अनसर्टेन है, क्योंकि हम लोग दो इंस्टेंसेस, एक कॉज और एक इफेक्ट को साथ होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके आवश्यक संबंध को, उनके नेसेसरी कनेक्शन को नहीं देखते। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं। आप आप कॉजेशन में आप कॉज और इफेक्ट को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके नेसेसरी कनेक्शन को, कि दोनों का एक साथ होना ही होगा, आप उस नेसेसरी कनेक्शन को नहीं देखते। इसके लिए आप एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि आप हमेशा आग द्वारा खाने को पकते हुए देखते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। आजकल तो आपके पास ऐसे भी इंडक्शन वाले चूल्हे हैं जिसमें कोई आग नहीं होती। तो ये जो नेसेसरी कनेक्शन है ये डाउटफुल है। फिर अगर आप कॉजेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप कई बार टेस्टिमनी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और ये आपको साइकिल ऑफ इंटरडिपेंडेंस पे लेके जाता है। मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए, इसे एक एग्जांपल से समझिए, कि अगर आप मान रहे हैं कि राम की गाड़ी तेज बढ़ी और वो गिर गया, है ना, तो उसका उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर आप इसको लेते हैं कि गाड़ी का तेज होना और ये उसका गिरना साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप किसी टेस्टिमनी पे रिलाई कर रहे हैं। अब उसकी टेस्टिमनी को, जिसकी टेस्टिमनी पे आप रिलाई कर रहे हैं, जिसके शब्द प्रमाण पे आप रिलाई कर रहे हैं, उसकी टेस्टिमनी, उसको कौन प्रमाणित कर देगा? ये एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर किसी चीज का एक एंसीडेंट एंटीसीडेंट का होना और एक कॉन्सिक्वेंस का होना, या कभी कभी किसी एंटीसीडेंट का, फॉर एग्जांपल फायर से लेकर के कॉन्सिक्वेंट, जंगल में फायर या फिर स्टोव में फायर, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का साथ में होना, ये चांस ऑकरेंस भी हो सकता है, और इसलिए ये एक नेसेसरी लिंक को नहीं प्रूव कर रहा है कि ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट हमेशा ही साथ जुड़े होते हैं।
और इसके बाद जो इन्फेरेंस है वो डाउटफुल है, इसलिए भी वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। फिर ये कॉज टू इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि किसी कॉज से आप इफेक्ट पे जा रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि ना तो इन्फेरेंस और ना तो टेस्टिमनी जो कॉजल कंडीशंस हैं उन्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। फिर इसके बाद चारवाक एक समअप कर लेते हैं कि चारवाक किस प्रकार से इन्फेरेंस को रिफ्यूट करते हैं। पहला तो हमने देखा कि वो व्याप्ति को ही नकार देते हैं कि व्याप्ति अनसर्टेन है, क्योंकि आप उसके सारे इंस्टेंसेस को देख नहीं सकते, को परसीव नहीं कर सकते। इन्फेरेंस इसलिए भी फ्लॉड है क्योंकि ये इम्परसेप्टिबल को डिड्यूस करती है फ्रॉम द परसेप्टिबल। स्मोक से आप फायर को इन्फर कर रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं। स्मोक परसेप्टिबल है, फायर इम्परसेप्टिबल है, तो आप इम्परसेप्टिबल को परसेप्टिबल से खोजना चाह रहे हैं, इसलिए भी इन्फेरेंस फ्लॉड है। फिर ये कॉन्कॉमिटेंस, परसेप्शन कैन नॉट एस्टैब्लिश कॉन्कॉमिटेंस नीदर इट मेकिंग इट नीदर एक्सटर्नली नॉर इंटरनली वेरीफाइबल। परसेप्शन जो होता है वो कॉन्कॉमिटेंस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, इसलिए भी आप नहीं मान सकते क्योंकि वो सिर्फ परसेप्शन को ही एक प्रमाण मानते हैं। फिर इसके बाद इन्फेरेंस और कॉनकॉमिटेंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब जो आप इन्फर कर रहे हैं, जो आप आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कॉनकॉमिटेंस यानी व्याप्ति संबंध पे निर्धारित है या उसके द्वारा निर्देशित है, और इस प्रकार से जो आपकी रीजनिंग है वो सर्कुलर हो जा रही है। फिर वर्बल टेस्टिमनी को वो नहीं मानते क्योंकि वो अनरिलायबल है, और वर्बल टेस्टिमनी को मानना जरूरी है इन्फेरेंस के लिए। आपको ये बात माननी होगी अपने प्रत्यक्ष के द्वारा या वर्बल टेस्टिमनी के द्वारा, दूसरे लोगों के बताए द्वारा, कि फायर और स्मोक का निश्चित संबंध होता है और हर काल में संबंध होता है। अब अगर आप कुछ इन्फर कर रहे हैं तो इन्फेरेंस में अगर आप पीछे जाकर के देखें तो ये जो स्टेटमेंट है कि वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, ये आपको वर्बल टेस्टिमनी से इन्फर करना होगा, और इसलिए क्योंकि वर्बल टेस्टिमनी अनरिलायबल है तो इन्फेरेंस भी रिलायबल हो जाती है, और इसलिए ये वही आर्गुमेंट है जो हमने पिछले किए पहले कर रखा है। अब कॉजेशन जो है वो भी परसेप्शन के द्वारा प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन जो है आप सिर्फ एक इंस्टेंस को देखते हैं, एक इंस्टेंस को देख करके आप यूनिवर्सल रिलेशन को इन्फर नहीं कर सकते, और इसलिए ये जो प्रमाण है या जो कॉजेशन है ये अनसर्टेन है। फिर इसके बाद अगर आपको एक भी सिंगल काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो आपका ये जो यूनिवर्सल क्लेम आप करने जा रहे हैं कि फायर और स्मोक का हमेशा ही निश्चित संबंध होता है, ये पूरी आपकी जो योजना है ये पूरी फेल कर जाएगी। फिर इसके बाद क्योंकि कॉजेशन जो है वो डायरेक्टली परसेप्टिबल नहीं है, नॉलेज फ्रॉम इन्फेरेंस इज अनरिलायबल। क्योंकि कॉजेशन को आप डायरेक्टली परसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप बस रूपांतरण देख रहे हैं। रूपांतरण के पहले की और रूपांतरण के बीच की प्रक्रिया को आप देख नहीं रहे हैं, इसलिए इसलिए जो इन्फेरेंस है आपका वो अनरिलायबल होगा। फिर इसके बाद ट्रू कॉन्कॉमिटेंस रिक्वायर्स एन अनकंडीशनल रिलेशनशिप। जो सत व्याप्ति होगी या जो व्याप्ति जो कि हर इंस्टेंस पे होल्ड करे, वो अनकंडीशनल रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी, और अनकंडीशनल रिलेशन प्रूव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए एक और कारण देते हैं कि आप व्याप्ति या आप इन्फेरेंस को अलग प्रमाण क्यों नहीं मानते। फिर इसके बाद वो उपमान का भी या कंपैरिजन का भी रेफ्यूटेशन देते हैं, और कंपैरिजन के रेफ्यूटेशन को देने पे वो कहते हैं कि कंपैरिजन इन्वॉल्व्स लिंकिंग वर्ड टू इट्स मीनिंग।
कंपैरिजन में आप किसी शब्द को उसके द्योतक या उसकी मीनिंग से या जिस ऑब्जेक्ट को वो रेफर कर रहा है उससे आप जोड़ते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे कि आप किसी नेम को किसी नेम्ड चीज के साथ जोड़ते हैं। Knowledge through comparison relies on prior knowledge of a known object to identify the unknown. अब ये जो कंपैरिजन में आप जो नॉलेज होती है आपको वो रिलाई करती है प्रायर नॉलेज आपके पूर्व ज्ञान पे किसी नोन ऑब्जेक्ट का जो आपका पूर्व में ज्ञान है उसको आप यूज करते हैं किसी अननोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी कंपैरिजन की जो नॉलेज है वो आपके पूर्व ज्ञान पे निर्धारित है जहां पे आप किसी नोन ऑब्जेक्ट को किसी यूज करते हैं किसी अननोन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये और क्लियर होगा जब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। और तीसरी जो बात है वो ये है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस लीव टू लीड टू डिफरेंट परसेप्शंस मेकिंग कंपैरिजन अनरिलायबल। अब अलग अलग लोग कोई एक ही वस्तु को दो लोग दो नामों से हो सकता है जानते हो, तो जो इंटरप्रिटेशन है जो है वो अलग होगा और उससे परसेप्शन अलग होगा क्योंकि अलग अलग लोगों का जो नैरेटिव है वो अलग अलग है और इसलिए जो कंपैरिजन है वो अनरिलायबल है। ये एक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है जहां पे सबसे पहले हमने ये कहा कि कंपैरिजन में आप वर्ड को उसकी मीनिंग के साथ जोड़ते हैं और ये जो नॉलेज है ये प्रायर नॉलेज पे बेस्ड है। और क्योंकि एक ही नॉलेज के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं तो आपका जो कंपैरिजन है वो अनसर्टेन हो जाता है, वो अनरिलायबल हो जाता है। अब कंपैरिजन को एक एग्जांपल से समझने के लिए आप एक एग्जांपल आपके सामने है और वो ये है कि अगर आपको कोई बताता है कि जो स्क्विरल है वो चूहे के जैसी है लेकिन उसके धारियां हैं, तो आप चूहे के फीचर्स को रिकॉल करते हैं, चूहे के प्रॉपर्टी बॉडीली प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं और उसको रिकॉल करने के बाद आपको जो नई इंफॉर्मेशन मिली है स्ट्राइप्स के बारे में, धारियों के बारे में, उस पे आप ओवरलैप करते हैं और ये चीज आप दूसरों के टेस्टिमनी से, शब्द प्रमाण से आप कंफर्म करते हैं और ये इन्फर करते हैं कि जो एनिमल है वो स्क्विरल है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया कंपैरिजन का या उपमान प्रमाण। अब किसी भी इन उपमान में अनुमान वो जरूर होगा और क्योंकि हमने अनुमान को पहले ही रिफ्यूट कर दिया है इसलिए कोई एक ऐसा आपका आर्गुमेंट जहां पे आप कंपैरिजन यूज कर रहे हैं और कंपैरिजन को यूज करने के लिए आप इन्फेरेंस लेकर के आ रहे हैं, तो क्योंकि इन्फेरेंस पहले ही हमने उसको इम्पोर्टेंट साबित साबित कर दिया इसलिए जो आपका कंपैरिजन भी होगा उसकी भी जो सर्टेनिटी होगी या जो एपिस्टेमोलॉजिकली साउंडनेस होगी वो वीक होगी। फिर कंपैरिजन जो है वो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, डायरेक्ट परसेप्शन पे बेस्ड नहीं है। जैसे कि अगर आप पिछले एग्जांपल को देखने जाएं तो आपने पहले स्क्विरल देखा नहीं, आप किसी की बात पे रिलाई कर रहे हैं कि जो स्क्विरल है वो चूहे जैसी है बस उस पे स्ट्राइप होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट है और जो इनडायरेक्ट है वो रिलायबल नहीं है, वो ससेप्टेबल टू डाउट है। और क्योंकि जो कंपैरिजन से जो नॉलेज मिल रही है वो इन्फर्ड है इसलिए वो वैलिड नहीं है चार आंखों के मंतव्य में। फिर इसके बाद शब्द प्रमाण को भी वो रेफ्यूट करते हैं। शब्द जो है वो ध्वनियां हैं, वो शब्द हैं जो कि आप अपने कानों से सुनते हैं। अब शब्दों का जो अर्थ है वो डायरेक्ट परसेप्शन में नहीं है आपके। मैं आपको पानी कह दूं और आप सहारा डेजर्ट में हो, आपके पास बोतल भी ना हो, तो पानी का जो अर्थ है वो दूर है आपसे, वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए ये जो अर्थ है, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता हर बार आपको, इसलिए भी शब्द जो है वो रिलायबल नहीं है। फिर इसके बाद
वर्बल टेस्टिमनी आपको, या जो शब्द प्रमाण है, वो आपको उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देती हैं जो आपके डायरेक्ट परसेप्शन की रेंज में नहीं है, और इसलिए भी आप उस पे डाउट कर सकते हैं। फिर किसी मान्यता को अगर आप अगर आप किसी की बताई हुई मान्यता पे अगर आप प्रश्न उठाते हैं जो है, या उस पे अगर आप करते हैं, तो ये भी उसे, वर्बल टेस्टिमनी को वीक या अनसर्टेन बना देती है। अगर इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी बात बताता है जिस पे वो बताता है कि उसके पास सिर्फ यही एक उदाहरण है कि ये उसके पूर्वजों ने बताया, या ये एक मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है, तो इस प्रकार के मान्यताओं के पीछे जो उनको सत्यापित करने की शक्ति है, वो नहीं है, और इसलिए जो बिलीफ बेस्ड स्टेटमेंट है, या जो मान्यताएं हैं, वो फर्स्ट हैंड परसेप्शन में नहीं है, वो किसी की कही हुई बात है, इसलिए वो अनसर्टेन है। फिर आप किसी में भरोसा करें, ये बात सब्जेक्टिव है। अलग अलग लोग अलग अलग लोगों पे भरोसा करते हैं, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ग्राउंड को ही उधार उधेड़ देता है, ये आर्गुमेंट, इसलिए आप शब्द पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका किसी गुरु पे या किसी स्पीकर पे जो आपका भरोसा है, वो सब्जेक्टिव है, और उसका कोई ऑब्जेक्टिव ग्राउंड नहीं है, इसलिए भी वो इनकरेक्ट है। वर्बल टेस्टिमनी शब्द प्रमाण जो है, वो मान्यता के ऊपर बेस्ड है, परसेप्शन के ऊपर नहीं। और अगर हम शब्द प्रमाण को मान लें, तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि हम जिसको प्रूव करना चाहते हैं, उसी पे हम सवाल कर रहे हैं, उसी को हम आर्गुमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। फिर शब्द प्रमाण को इन्फेरेंस या अनुमान की अपेक्षा होती है, और इसलिए भी शब्द प्रमाण को रेफ्यूट किया जा सकता है। और क्योंकि इन्फेरेंस इनवैलिड है, इसलिए जो वर्बल टेस्टिमनी है, वो भी एक प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती। फिर इसके बाद वे चार्वाक दर्शन वाले, वो वेदों की सत्ता को या वेदों की प्रामाणिकता को वो रेफ्यूट करते हैं, वेदों के प्रमाणों को वो रेफ्यूट करते हैं, और वो कहते हैं कि जो प्रीस्ट है, या जो साधु, या जो पादरी हैं, साधु हैं, और जो भी उस नॉलेज के, जो भी उस डोमेन के ज्ञाता हैं जो है, आपको उनके ऊपर रिलाई करना होगा, और वो सत्य को मैनिपुलेट करते हैं, वो सत्य का रूपांतरण करके आपको पेश करते हैं अपने फायदे के लिए, इसलिए आपका वेदों पे मानना ये ठीक नहीं है, या ये अनफाउंडेड है। फिर वेदों में आपको कई जगह पे, आप अगर देखने जाएं, हम अगर वेस्ट में देखें, तो वेस्ट में सबसे पहली जो मेटाफिजिकल अवधारणा हमें मिलती है, वो मिलती है हमें डुअलिज्म की। लेकिन यही आप अगर इंडियन फिलॉसफी में आए, आप वेदों के ऊपर जाएं, तो वहां पे आपको पॉलीथीज्म, हीनोथीज्म, आपको अलग अलग प्रकार के थीज्म मिल जाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार के डुअलिज्म भी मिलेगा आपको, जहाँ पे सांख्य में प्रकृति और पुरुष की बात आती है, आपको ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जो कि मोनिज्म की बात करता है, और इस प्रकार से जो वैदिक स्टैंड पॉइंट्स हैं, वो इनकंसिस्टेंट हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फिर जो वेद हैं, वो वर्बल टेस्टिमनी पे रिलाई करते हैं, जो कि अल्टीमेटली इन्फरेंस पे बेस्ड है, और दोनों को ही चारवाक ने पहले ही रिफ्यूट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। कुछ वैदिक टीचिंग्स ऐसा मानना उनका है कि वो प्रैक्टिकल हो सकती हैं, लेकिन वो इनइफेक्टिव हैं। कुछ बातें वेदों में ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो इनप्रैक्टिकल हैं, या वो इनइफेक्टिव हैं, समय के साथ उनका बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए भी वेदों को रेफ्यूट कर देना चाहिए। वेद पादरी का इंटरेस्ट जो है, वो दिखाते हैं, या वेद इसलिए भी बायस्ड हैं क्योंकि वो एक सर्टेन क्लास का, जो प्रीस्टली क्लास है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, उसके निहित स्वार्थ को दिखा रहा है, इसलिए भी वेद बायस्ड है, और इसलिए हमें वेदों को रेफ्यूट कर देना चाहिए। फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वो भी बेमतलब है, बेमकसद है, या सतही है, ऐसा मानना है चारवाक दर्शन वालों का। और वैदिक टेस्टिमनी या वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकारना इसलिए ठीक नहीं है, या वैदिक टेस्टिमनी एक
सोर्स ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। चार्वाक की एथिक्स के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो वो सुखवादी दर्शन को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, जब तक जियो सुख से जियो, खील ऋण लेके पियो। तो वे मानते हैं कि आपका जीवन आनंदमयी और सुखदायी होना चाहिए। उनके लिए केवल दो ही पुरुषार्थ हैं, काम और अर्थ। धर्म और मोक्ष उनके लिए सेकेंडरी हैं। वे कहते हैं कि आप मैक्सिमाइज प्लेजर, आप सुख को मैक्सिमाइज करिए और दर्द को, पेन को घटाइए। यही एक अच्छे लाइफ का निर्धारण करने का निर्धारण करने की कुंजी है। ये जो आप तपश्चर्या करते हैं, ये तपश्चर्या, ऐसा मानना है चार्वाक दर्शनों का कि ये पॉइंटलेस है, कोई स्वर्ग नहीं है। उनके लिए केवल जो धन है वो जरूरी है, क्योंकि उससे आप अपने एंजॉयमेंट के, अपने प्लेजर के साजो सामान खरीद सकते हैं। फिर प्लेजर को या सुखानुभूति को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? भले ही या यद्यपि वो क्षणिक सुख हमें दे रहा है, मृत्यु तो निश्चित ही है। इसलिए जो मिल रहा है, जहां सुख मिल रहा है, उसे भोगो, उसे नकारो नहीं। ऐसा मानना है चार्वाक दर्शन का। फिर लिव इन द प्रेजेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम जो चार्वाक हमें देते हैं, वो हमें कहते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट। बेमतलब अपने भविष्य की चिंता मत करो। और इस सेंस में बड़े एक योगिक इंसाइट भी आपको मिलता है चार्वाक दर्शन में। और वो योगिक इंसाइट ये है कि आने वाले कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो। और आज की चिंता करने के लिए तुम्हें वर्तमान में स्थित होना पड़ेगा, और वो वर्तमान ही तुम्हें आगे भी फल देगा। कल, अगर आज, ओशो बड़ा ही अच्छा कहते हैं, ओशो कहते हैं कि कल भी आपको आज के रूप में ही मिलता है। तो इसलिए आज की चिंता करो। और इसी मैक्सिम को वेस्ट में कहा जाता है कार्पे डिएम, लिव इन द प्रेजेंट। फिर वो कहते हैं कि दान वगैरह जो है ये बोझ है आदमी के ऊपर, और धन का संचय जो है वो ज्यादा एक ठीक बात है, या एक ज्यादा वाइज बात है, या एक ज्यादा वाइजर प्रिंसिपल है। वेल्थ के द्वारा ही, अर्थ के द्वारा ही आप काम की प्राप्ति कर सकते हैं। और काम की प्राप्ति ही अंतिम सत्य है, परम, यह परम गोल है आपका, या जो अल्टीमेट गोल है वो सेंसुअल प्लेजर ही है। क्योंकि इससे आपकी वेल बीइंग और बॉडीली फिटनेस दोनों डिक्टेट होती है। तो इस प्रकार से एक और यौगिक इंसाइट देते हैं कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखो, क्योंकि अगर आपको सुख भोगना है तो उसके लिए भी एक अच्छा शरीर आवश्यक है। फिर इसके बाद अगर हम कंक्लूड करें, एक कंक्लूडिंग डिस्कशन अगर हम चारवाक पे करें, तो चारवाक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो, उन्हें लोकायत दर्शन या नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। बृहस्पति इसके प्रणेता हैं। वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। वे मटीरियलिज्म, स्केप्टिसिज्म और हीडोनिज्म पे फोकस करते हैं। फिर इसके बाद वो परसेप्शन को एकमात्र सोर्स मानते हैं नॉलेज का, बाकी सारे सोर्सेस को वो रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इन्फेरेंस फ्लॉड है, क्योंकि व्याप्ति रिलेशन, जो इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस का रिलेशन है, वो अनसर्टेन है। और फिर जो टेस्टिमनी है वो बिलीफ पे रिलाई करती है, और वैदिक नॉलेज क्योंकि वर्बल टेस्टिमनी पे रिलाई करता है, इसलिए वो इनवैलिड है। मेटाफिजिक्स पे अगर हम जाएं चारवाक की, तो वो मटेरियलिज्म और स्वभाववाद को वो एडवोकेट करते हैं। और वो कहते हैं कि कोई कॉजेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप या यूनिवर्सल्स आप परसीव नहीं करते हैं, इसलिए वो है नहीं। और माइंड जो है वो बॉडी का एक्सटेंशन है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। माइंड पे अगर हम एक और छोटी सी चर्चा करें कि माइंड या कॉन्शियसनेस पे चार्वाक दर्शन का क्या मत है, तो वे कहेंगे कि जैसे कत्था, पान, चूना, सुपारी, इन सब को मिला के लाल रंग आता है, जो कि इन किसी भी इन ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, वैसे ही
आपकी जो बॉडी है उसमें कॉन्शियसनेस आती है जब सही इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो आपकी बॉडी चूना, कत्था, पान की पत्ती उनके जैसा है। ये जब एक सही अरेंजमेंट में आते हैं तो आपका जो माइंड है वो अपने आप एमर्ज कर जाता है। तो इस सेंस में जो चार्वाक दर्शन है वो एमर्जेंट फिलोसफी को या एमर्जेंट थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस को एडवोकेट करते हैं। फिर एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि चार्वाक जो है वो मोनिस्ट हैं। वो माइंड और बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि माइंड जो है वो भी एक प्रकार से एक्सटेंशन है बॉडी का, और इस सेंस में वो मटीरियलिज्म या जो मोनिस्ट प्रिंसिपल है फिजिकलिज्म या मटीरियलिज्म का उसको एडवोकेट करते हैं। चारवाक भी इस सेंस में मोनिस्ट है, फिजिकल मोनिस्ट या मटीरियलिस्टिक मोनिस्ट। फिर आखिरी में वो कहते हैं कि काम और अर्थ ही दो मात्र पुरुषार्थ हैं। दुख को कम करो, सुख को बढ़ाओ। इसके अलावा जो आपका तपश्चर्या है या जो त्याग है ये सब का बेकार है। कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई हेवन नहीं है। जो आपको जीना है यहीं पे जीना है, सब यहीं एंजॉय करना है। वेल्थ जो है, जो अर्थ है, वो बड़ा ही जरूरी है एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि आप वेल्थ से ही अपने एंजॉयमेंट की चीजों को खरीदते हैं। और इसलिए वेल्थ को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और उससे मिलने वाले सुख को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इंद्रियानु अनुभूति वाले जो सुख हैं वही अंतिम सत्य हैं, वही आपका अल्टीमेट गोल है, और उन्हीं को आपको परसू करना चाहिए। और आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज नहीं है, वहां सफरिंग मिलेगी या वहां आपको सुख मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का जो जीवन है उसका आनंद लीजिए, उसे स्वीकारिए, उसे भोगिए। लिव इन द प्रेजेंट या कार्पे डियम। तो दोस्तों ये एक छोटी सी चर्चा थी जो आज हमने चारवाक दर्शन पे की है। आने वाले अगले हफ्तों में हम और भी स्कूल्स को, इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।